Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं शेयर बाजार के जाने माने विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Manoj. Parliament passes the National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill 2021. Reserve Bank Governor Shaktikanta Das reiterates to use all policy tools to secure a robust economic recovery, and Sensex and Nifty fall more than 1.5% amid mixed global cues. संसद ने राष्ट्रीय अवसंरचना एवं वित्त विकास बैंक NBFID की स्थापना के लिए विधेयक 2021 पारित किया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी नीतिगत उपाय करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले-जुले रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी 1.5% से अधिक लुढ़के। The Parliament has passed the National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill 2021 with the approval of Rajya Sabha today. The Lok Sabha passed the bill on Tuesday. The legislation seeks to establish the National Bank for Financing Infrastructure and Development (NBFID) to support the infrastructure financing in the country. This includes development of bonds and derivatives markets, which are necessary for infrastructure financing. The NBFID will be set up as a corporate body with authorized share capital of 1 lakh crore rupees with financial and developmental objectives. Financial objectives will be directly or indirectly lend, invest or attract investments for infrastructure projects located entirely or partly in India, while developmental objectives include facilitating the development of the market for bonds, loans and derivatives for infrastructure financing. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक महामारी के दुष्प्रभावों से अर्थव्यवस्था को निकालकर इसे सुदृढ़ बनाने के लिए सभी नीतिगत उपायों का इस्तेमाल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वे आज एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि संगठित प्रयास से आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता आई है और अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए आवश्यक नकदी मिली है। श्री दास ने कहा कि रिजर्व बैंक का जोर भुगतान की सभी व्यवस्थाओं को 365 दिन 24 घंटे जारी रखने पर है। इस समय NEFT और RTGS व्यवस्था 24 घंटे काम कर रही है और भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जो किसी भी राशि का किसी भी समय उपभोक्ता को हस्तांतरण कराने की सुविधा प्रदान कर रहा है। श्री दास ने कुछ तकनीकी नवाचारों से जुड़े खतरों के प्रति सजग रहने के लिए भी कहा। भारतीय रिजर्व बैंक इस समय करेंसी नोटों को डिजिटल रूप में लाने की योजना पर काम कर रहा है। रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी शुरू करने से वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का भी आकलन कर रहा है। और अब चलते हैं शेयर बाजार की ओर। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार, जहां लगातार दूसरे सत्र में आज गिरावट हुई और सेंसेक्स तथा निफ्टी दोनों 1.5% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 48,500 के स्तर से नीचे आ गया, जबकि निफ्टी 14,400 के नीचे फिसल गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में आज 740 अंक यानी 1.51% घटकर 48,440 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 225 अंक यानी 1.54% की गिरावट लेकर 14,325 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां भी बिकवाली तेज रही। BSE मिड कैप इंडेक्स 2.2% घाटे में रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.85% की गिरावट हुई। The Sensex and the Nifty today logged losses of more than 1.5% for the second day in a row. Amid mixed global cues, the Sensex at Bombay Stock Exchange declined to close below 48,500 mark, while the Nifty at National Stock Exchange slipped to finish below 14,400 level.
The Sensex plunged 740 points or 1.51% to end at 48,440. Nifty also fell 225 points or 1.54% to settle at 14,325. The BSE Midcap declined 2.22%, while BSE Small Cap Index plunged 1.85%. In the Sensex pack, shares of 4 companies gained while 26 logged losses. Dr. Reddy Lab climbed 0.7% and ICICI surged 0.7%. On the other hand, Maruti lost the most as it fell 4%, followed by Hindustan Unilever, which declined 3.5%. Bharti Airtel fell 3% and Bajaj Auto slipped 2.9%. In sectoral indices, all 19 sectors tumbled. Telecom sector stocks were top losers as it ended 3% down, followed by power and auto sectors which declined 2.6%. Energy and utilities sector stocks ended 2.6% down. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 706 companies rose while 2,247 fell. Shares of 168 companies remained unchanged. रुपए की स्थिति पर नजर डालें तो अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 6 पैसे कमजोर हुआ, 72 रुपए 63 पैसे के स्तर पर आ गया। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट और डॉलर मजबूत होने से रुपए में यह कमजोरी आई। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक 0.14% बढ़कर 92.65 पर पहुंच गया। राजीव, हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे बाजार में आज भी गिरावट है और ठीक ठाक गिरावट है। कल भी बाजार अच्छा खासा लुढ़का था, आज भी गिरावट है। क्या मंदरियों की गिरफ्त में आता दिख रहा बाजार आपको? नहीं मनोज जी, अगर आप देखेंगे तो 3 फैक्टर्स हैं। एक तो पिछले कुछ दिनों से बॉन्ड यील्ड बढ़ी, इसकी वजह से थोड़ा सा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की प्रॉफिट बुकिंग थी। उसके बाद थोड़ा सा ये कोविड के नंबर्स जो बढ़े हैं और विश्व के कई हिस्सों में लॉकडाउन, यूरोप के पार्ट्स में, इंडिया में भी कई स्टेट में थोड़ा सा पार्शियल लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लग रहा है। सो एक ये रीजन, और एक रीजन ये जो मेन रीजन रहा कि अगर हम देखें पिछले 1 साल में इसी समय 1 साल पहले मार्केट काफी नीचे थी और ये 1 साल के बाद इस फाइनेंशियल ईयर में मार्केट ने काफी गेन करा है। सो टू सम एक्सटेंट फाइनेंशियल ईयर पे प्रॉफिट बुकिंग होना, फिर आज डेरिवेटिव एक्सपायरी थी मार्च सीरीज कॉन्ट्रैक्ट्स की, वीकली ऑप्शंस की भी एक्सपायरी थी। तो पिछले 2-3 दिन से अनवाइंडिंग जो प्रेशर है वो एक बना रहा है फॉर सम वन और द अदर टेक्निकल रीजन। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कुछ फंडामेंटली कुछ गलत हुआ है या जिसके चलते ऐसा लगता है कि बाजार घट गया है। सो सम ऑफ द स्टॉक्स जो कि बहुत ज्यादा रनअप था उसमें से उनमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और क्योंकि निफ्टी में भी काफी ऐसे स्टॉक्स है विच वर सिटिंग ऑन ह्यूज गेन्स, तो नॉर्मल केस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग है। हो सकता है कुछ और दिन चले, पर ये आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू बेरिश फेस और एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। इट्स अ करेक्शन, 7% ऊपर से लेके नीचे आया, ऑल टाइम हाई से 7%। और अगर आप इस महीने का देखेंगे तो इंडेक्स ने सिर्फ 1% लूज करा है। Yeah, Rajiv, I was sorry. Please continue. Yeah, please. No, I was coming to that point also only that you mentioned correction. That is what I was coming out with. That since February 1st, when the union budget was announced, the markets, despite periodic volatility, have had a good run overall. So, do you think this was a correction long time in coming, and which is why this has happened? I mean, along with a lot of other factors like the increasing cases of infection and other factors. Yeah, I think it's a normal case. See, what happened just before the budget was presented, the global liquidity was extremely high. If you look at numbers at that point of time, the money was flowing into emerging markets like anything. And India was also a recipient of that. Before that, but after the budget speech and the kind of reforms which were announced, and the structure shift which we have seen in the government policy, it clearly created a space for re-rating for India. Now, while that re-rating is happening and will happen, and that is the reason why I am confident that this is a correction and not a start of any bearish phase. But during this, because the valuations had run up much higher, as compared to what they were 6 months back, and probably there was an extrapolation of the earnings which most of the analysts had done. So, it's bound to happen that as we approach the earnings season, we are going to see some more profit booking in coming few days. Coupled with this, if you look at the global scenario,
with US bond yield moving, probably some money is going to move out of emerging markets. So it's a combination of various factors which is leading to, some kind of a correction across the globe. And today, of course, probably one can say Asian markets were up, Europe was not down, Indian was down, India was down because of the simple fact that today was the expiry of the contract and we saw some unwinding happening. So we can say that although, like you were saying, that it's not the start of a bearish run, but the volatility is likely to stay for some more time? Yes, the element of volatility is going to increase because, see, the fact is that, one, valuations are not very cheap. Secondly, what has happened in last few months rather is that, some of the stocks which ideally should have not moved up, companies which are not fundamentally strong, and they have moved up because of high liquidity and sentiment being very good. And if you look at the new number of investors who are coming, who are not that well equipped or probably are entering for the first time in the market, and I've just witnessed a upward moving phase since April, May last year. Probably those people have got invested into stocks which should have been avoided. I think probably we are going to see some more correction, especially in some of the mid cap space, because earnings, as they had positively surprised in between September and December, and even for the second quarter, they were better than most of what Street was estimating. I think there is a possibility that until unless there is a very major positive earnings surprise, we will see some corrections happening in one or two places. One day pharma might correct, one day banking will correct. But overall, the broader mood will remain volatile, though with a bullish bias. राजीव, बाजार में जो लिक्विडिटी यानी तरलता की स्थितियां हैं वह कब तक यानी जारी रहने के आसार हैं? जो कोरोना के नए तालाबंदी की खबरें आ रही हैं और उसमें क्या बाजार एक बार फिर से फूलना नहीं शुरू होगा? नहीं, देखिए, लिक्विडिटी का मनोज जी ज्यादा जो वो है वो ग्लोबल मार्केट से पे डिपेंडेंट है. द फैक्ट है कि देखिए $1.9 ट्रिलियन का यूएस ने अनाउंस करा एक पैकेज. वो पैसा, उसमें से लार्ज पार्ट ऑफ मनी विल गो इनटू बैंक एंड स्टे इन बैंक. वो जो स्टे इन बैंक होता है उसके बाद थोड़ी देर बाद वो बाकी एसेट क्लास में मूव इन कर जाता है, चाहे वो इक्विटी हो सकती है, चाहे वो गोल्ड हो सकता है, चाहे वो कमोडिटी हो सकती है. तो अभी तो लिक्विडिटी के बारे में अनटिल अनलेस यूएस बॉन्ड यील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाए और एक शॉर्ट टर्म झटका आ जाए, या यूएस फेड ये अनाउंस कर दे कि हमको लगता है कि हमारी इकोनॉमी इज डूइंग वेल सो वी विल स्टॉप, हमारा जो मनी प्रिंटिंग का जो बिजनेस जो हमने चला रखा है पिछले 9 महीने से, दैट वी विल मूव आउट ऑफ एवरी प्रॉब्लम विद मनी प्रिंटिंग. जब तक वो एटीट्यूड है, मुझे नहीं लगता कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम होगी या एक थोड़ा रीशफलिंग हो जाएगी. जैसे पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें जो ऑयल प्राइसेस में तेजी आई है, वो कोई डिमांड में तो कोई ऐसा मेजर इंक्रीज कंजम्पशन नंबर में तो आया नहीं है, बिकॉज एक एसेट क्लास है जो थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ तो ग्लोबली सभी उसी के पीछे भागते हैं और इट्स फंजेबल पैसा एक क्लिक में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है ग्लोबली. सो उसकी चलते चलता रहेगा. बट टिल द टाइम यूएस बॉन्ड यील्ड बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट खतरा नहीं मिलती है या यूएस फेड कुछ इंडिकेशन नहीं देता, आई थिंक लिक्विडिटी विल रिमेन benign सिचुएशन रहेगी एज फार एज इमर्जिंग मार्केट इज कंसर्न, एंड इंडिया विल हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इट विल गेट मोर देन इट्स फेयर शेयर ऑफ इनफ्लोज इनटू इट. And you were talking, because we're talking about liquidity, so central banks all across the world are continuing to support, and so this is a worldwide phenomenon. So do you think this is also a supporting factor, like as RBI said today, this is going to probably stabilize the markets a bit? I think, as far as RBI is concerned, in my opinion, probably they have more challenges as compared to other central banks. Now, if you look at some of the commodities, the rise in the commodity price is posing a challenge to an inflation, and the biggest challenge to our inflation target, which is one of the policy of RBI, is the increase in the oil prices. So, in my understanding, while RBI will try to do best whatever they want to support the growth and economy, and as every central bank does, but the challenges going forward for RBI are going to be high because one is the inflation, which is because of the increase in the commodity prices, and secondly there is another challenge which RBI is going to face, is where is the growth going to come from in certain sectors. See, the credit offtake is still very low until and unless there is a major capex or
something being announced, all those things, infrastructure and everything which has been announced starts happening, I don't know where the credit offtake is going to come from, because retail credit offtake is likely to be very slow, and not because of the demand. The fact is banks are turning very cautious because because of this phase of COVID, they are, their exposure or their NPAs in the retail segment and especially in the unsecured segment probably have increased. So they are more likely to be cautious than taking aggressive stand in terms of moving into retail space. My take is that RBI probably, despite whatever best intentions, they are going to face challenge in couple of months for as far as maintaining a balance between inflation and growth project, and in making sure that the interest rates don't move high. So do you see a surge in bond yields and inflation then? I mean, although RBI has said that there is no, the bank doesn't have any problems with the bond yields so far as the traders are concerned. Well, I mean, I hope it doesn't move up, but I hope I'm proven wrong that they don't move up. But I think the probability in my assessment is high that we are going to see some, or if not moving up, I think probably, that all that hope that we are going to see a cut in interest rate, I don't think that's happening. As of now, we have reached a place where interest rate should not be expected to move downward. राजीव, बाजार की जो स्थिति इस पूरे सप्ताह में देखने को मिली है, उसमें सेंसेक्स और निफ्टी कैप की तुलना में जो छोटी कंपनियां हैं, मझोली कंपनियां हैं, कह लें कि बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप, दोनों इंडेक्स में तुलनात्मक रूप से अधिक बड़ी गिरावट देखी जा रही है. कितना ये प्रभावित होंगे आने वाले दिनों में? देखिए मनोज जी, ये हमेशा ऐसा होता है कि एक बड़े टिपिकल से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के. एक, जब लार्ज कैप इंडेक्स बढ़ जाता है तो ये उसके बाद उसको फॉलो अप करते हैं, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट की डाइवर्जेंस के बाद वो डाइवर्जेंस सस्टेन नहीं होती लार्ज और स्मॉल कैप में. बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप, अगर इंडेक्स की जगह आप उसके बिजनेस का, अंडरलाइंग बिजनेस को समझेंगे, तो जहां भी ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम आती है, जो कंपनीज की, जो छोटी कंपनीज है जिनकी बैलेंस शीट उतनी स्ट्रांग नहीं है या लिवरेज है, और मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में काफी सारी कंपनीज हैं जो उस दायरे में आ जाती हैं, तो वो पहले प्रेशर में आती हैं. और एक और रीजन है क्योंकि इसमें लिक्विडिटी कम होती है स्टॉक्स में, काफी स्टॉक्स में बहुत कम लिक्विडिटी होती है, तो अगर जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, अगर वो बेचने आते हैं तो प्राइस पे इम्पैक्ट ज्यादा होता है. और बाई चांस अगर वो स्टॉक ऑन द टॉप ऑफ द टॉप 10 और टॉप 20 में है स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स के ऊपर, तो इंडेक्स को थोड़ा सा अपने साथ नीचे पुश करता है. मेरा मानना यह है कि प्रॉब्ली के थोड़ा करेक्शन जल्दी होगा, बट अभी इंडेक्स वाइज still there is a scope that over a longer period of time mid or small cap index will do a catch up with the large cap. मतलब इतना नहीं घटेंगे मेरे को अभी लगता है कि जिस हिसाब से पैन आउट हो रहा है. बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज देखना पड़ेगा कि कैसे अर्निंग सीजन पैन आउट होता है. राजीव, यहाँ पर हम थोड़ा सा और आपको यानी कह लें कि केंद्रित करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि गिरावट की, करेक्शन की बात आप लगातार कर रहे हैं, तो ये करेक्शन किस हद तक आता दिख रहा है? 48,000 के स्तर पर हम आ चुके हैं, ये अब 45 की ओर बढ़ेगा, या फिर कह लें कि जैसे आज और कल पिछले 2-3 दिन की गिरावट को आप तकनीकी आधार पर अधिक मान रहे हैं गिरावट, तो यह नीचे जो मनोवैज्ञानिक आंकड़ा है वह कितना नीचे तक जाता दिख रहा है आपको? मनोज जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ से 5%, 6% आई डोंट थिंक देयर इज अ बिग डील, बट आई थिंक टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा होगा. एक रेंज बाउंड मूव होगी जिसमें ब्रॉडर मार्केट आप देख लीजिए, मान लीजिए कि 13,000 निफ्टी हो गया और उसके बाद 13 से लेके 14.5 के बीच में कुछ 1, 2, 4, 5 महीने घुमा. उसके बाद फिर एक डिसाइसिव मूव हुई डिपेंडिंग ऑन हाउ दी अर्निंग शेप्स अप एंड हाउ दी ऑयल प्राइसेस शेप अप, बाकी डिपेंडिंग ऑन ऑल दी ग्लोबल फैक्टर्स. मेरे को प्राइस वाइज तो देख लीजिए, मे बी शायद इंडेक्स लेवल पे 5-6% करेक्शन होने के बाद आई थिंक इट्स अ मोर, द पेन इज गोइंग टू बी मोर ऑन द टाइम वाइज साइड देन दी देन ऑन द एक्चुअल प्राइस इटसेल्फ. राजीव, ऐसे में निवेशकों की दृष्टि से कह लीजिए कि जो सुरक्षित निवेश माने जाते हैं, सर्राफा बाजार, वहां भी गिरावट का रुख है. क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें कि वो निवेश की दृष्टि से कहां अपने धन को लगाएं, या बाजार की जो वर्तमान स्थिति है उसमें वह किस रूप में आगे बढ़ें? मनोज जी, पहला मेरा आपसे एक छोटा सा डिफरेंस है. आपने कहा कि सराफा बाजार को सुरक्षित देखा जाता है. अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखें, सोने को, अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखेंगे तो एक्सेप्ट सर्टेन पीरियड ऑफ फेजेस जहां पे अच्छी रिटर्न आई है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न
सोने में भी बहुत ज्यादा नहीं आती हैं, और वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो इम्पोर्ट होता है, तो हमारे पास डॉलर डिनोमिनेटेड सेविंग कोई है नहीं, तो वही एक तरीका है आपको डॉलर डिनोमिनेटेड सेविंग करने का, तो इसलिए थोड़ा सा रहता है। बट बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस, बहुत ज्यादा कोई बढ़िया रिटर्न आती होगी, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। बिटवीन 1982 और 2002-3-4 तक वो 20 साल के फेज में सोने में कोई 1,000 रुपए की तेजी नहीं आई थी, 20% की, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो पैसा था। और रिसेंटली 2013 से लेके 2019 जब तक ये क्राइसिस नहीं आया तब तक भी कोई तेजी नहीं आई थी, 6 साल जी, ऑलमोस्ट 6 साल। सो आई डोंट थिंक दैट इज अ वेरी सेफ दिस थिंग। हाँ, वो आपको बिकॉज रोज आपको जाके देखना नहीं है, या रोज आपके टीवी पे आपको आके वो बताएगा नहीं ये घट गया, ये हो गया, तो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा बेटर इन्वेस्टमेंट है रादर देन एनीथिंग इन एक्चुअली कोई बहुत बड़ी चीज हो। बट इट्स अ नेसेसरी इवल टू हैव इन वंस पोर्टफोलियो बिकॉज ऑफ डॉलर फैक्टर। कमिंग टू योर पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर, मेरे हिसाब से जो एसआईपी वाले इन्वेस्टर हैं वो नॉर्मली क्या होता है, बाजार थोड़ा सा घटता है तो वो अपनी एसआईपी को एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं, बंद करना शुरू कर देते हैं। दैट इज द लास्ट थिंग दे शुड डू। दे शुड प्लीज कंटिन्यू करेक्शन। आप एसआईपी करने का मतलब ही है कि जब बाजार घटे आप उसको खरीदें तो और आप उसका फायदा ले सकें। सो एज एन इन्वेस्टर, अगर इफ यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू एसआईपी विच इज द राइट वे फॉर रिटेल इन्वेस्टर टू डू, बिकॉज अगर आपके पास वो कंपनी को जांचने परखने का और बाजार को समझने का स्किल सेट नहीं है तो द प्रोबेबिलिटी इज कि आप शायद किसी बेकार के स्टॉक में घुस जाएंगे। आई थिंक प्लीज कंटिन्यू विद एसआईपी। या आप अगर आप ऐसे ट्रेडर है या इन्वेस्टर हैं जो खुद कंपनी को सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं, तो आई थिंक इट्स अ टाइम, स्टिल द टाइम कि जो स्टॉक या कंपनीज उतनी अच्छी नहीं है उसके बावजूद बाजार की तेजी में बढ़ गई हैं, जो आपने पिछले तेजी में पाप करे थे आप इस तेजी में धो लीजिए, उनको निकल के प्लीज मूव ऑन टू गुड बेटर क्वालिटी कंपनीज इफ यू वांट टू डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट। अदरवाइज मूव इनटू अ म्यूचुअल फंड एंड स्टार्ट एन एसआईपी। दैट्स द बेस्ट वे टू deal in Indian stock market and the volatility which comes with equity as an asset class. And Ranjiv, what about the sectors? Like today, of course, in the last couple of days, all the tumble has been across most of the sectors. Today, in fact, all the sectors were affected. But if we take a broader view, which are the sectors to look out for? Well, the same sector. I think the biggest sector, the biggest tailwind which COVID has brought is for the IT sector. The IT companies actually have got tons and tons of work, and they are going to show decent growth for next couple of years. And there is no major change in technology. If you look at between 2008 and 2013-14, some of the IT stock did not do well because the world was shifting to cloud and digital space, and Indian companies did not have that skill set at that point of time. Today, we have the skill set which is there required in the world. So IT, according to me, is one sector from an investment perspective which probably will outperform the market. Second is, of course, there are changes which are happening in some of the manufacturing. So pharma is one where probably we might see an increase in the margin as backward integration happens in some of the pharma. Then if you have to take a call on economy, the best thing to play out is the financial service space, in which take some exposure to PSU banks, take some exposure to PSU in manufacturing because of the divestment. Disinvestment is going to happen. So these are the things where I would broadly, these are the sector, but in sector also the issue is that in a sector it depends on which company you buy. It all depends on the stock which you have in the portfolio from that particular sector. If you look at IT, if somebody had bought Infosys even at the peak of the .com boom in 2000, he was able to, and he considered it mistake for 1 year because the prices of all IT stocks were down. His mistake was, forgiven by 2005-06 because Infosys. But if there was something else in the IT, if there was a mid-cap stock in IT, then for next decade the stock did not touch that level. In fact, large number of companies didn't exist after 5 years in IT. That's right. So it depends on what you buy. Also the sector, and then what you buy in that particular sector is more important. Right. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां आज मिला-जुला रुख देखने को मिला है। जापान का निक्केई 225 सूचकांक आज 1.1% लाभ के साथ बंद हुआ।
दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.4% की वृद्धि देखने को मिली। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.3% बढ़त के साथ बंद हुआ। उधर बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.1% नीचे फिसल गया। उधर हांगकांग का हेंग सेंग अपने पूर्व स्तर पर टिका रहा। यूरोपीय बाजारों की ओर चले तो समाचार तैयार किए जाने तक बिकवाली का रुख था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.7% नीचे चल रहा था। जर्मनी के डेक्स में 0.6% की गिरावट थी और फ्रांस का CAC 40 भी 0.5% घाटे के साथ कारोबार कर रहा था। Moving on to the U.S. market, the U.S. stocks closed lower yesterday as optimism about the economic recovery by Federal Reserve Chair Jerome Powell and Treasury Secretary Janet Yellen was unable to halt a decline in technology shares for a second straight day. The Dow Jones Industrial Average ended in red but flat, and the S&P 500 slipped 0.6%, while the Nasdaq Composite Index declined 2%. आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। Let's move on to the oil prices. The oil prices today fell around 2% as fresh coronavirus lockdowns revived worries about demand for oil products. In intraday trade, the Brent was trading around $62.70 per barrel, while WTI crude prices were around $59.40 per barrel. Rajiv, oil prices today fell 2%. If you look in percentage term, not much, but given the, various factors, it's quite a bit. You think it's going to make a difference to the domestic prices as well? Although since yesterday we have seen a little decline, the prices have been cut a bit. Well, I don't know how much difference it's going to make to the domestic prices. I think they should be making some difference, but I think more than 2%. I think one needs to watch is that whether these oil prices stay low, because see, the spike, if you look at the spike which had come in oil prices, was for two reasons. One, there was a sudden announcement of the production cut. Yes. And second, huge amount of futures. You look at the LME data, huge amount of money had gone into future contracts of oil. So I think there was a speculative element in the recent rise of oil prices. Now, it's again my assumption and my reading of what numbers I got. And if that is true, I think probably it's going to move further down lower, and that is probably good for as an economy. Surely, every $1 of oil increase costs huge amount to us, but also to some of the companies, because if you look at it, the logistic inflation it will come down. Hopefully, it will trickle down to the domestic consumer as well. Yeah, see, it plays a huge part in inflation. The moment of the goods and all becomes costly. Some of the companies are not able to pass on that cost. Their margin comes under pressure. If you look at the stock of Asian Paints, it had been, for last couple of weeks, it was coming down. For more than 8 weeks now, it was coming down for a simple reason that crude prices have started moving up. So some of those stocks probably will regain back some of the shine they had lost in last couple of weeks. आइए चलें सराफा बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट के रुख के बीच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल महीने में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य आज 185 रुपए घटा 44,675 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। उधर मई महीने में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 1,270 रुपए घटकर 63,970 रुपए प्रति किलो के स्तर पर रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने के मूल्यों में नरमी है। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य थोड़ा सा कम होकर $1,730.70 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार होता रहा। उधर चांदी भी $24.80 प्रति औंस के स्तर पर आ गई। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से राजीव, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज, धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Parliament passes the National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill 2021. Reserve Bank Governor Shaktikanta Das reiterates to use all policy tools to secure a robust economic recovery. And Sensex and Nifty fall more than 1.5% amid mixed global cues. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back with Money Matters at 3 p.m. tomorrow. Do join us then. Till then, it is Anubha and Manoj Pathak saying bye-bye. Namaskar. Namaskar.